वेलकम टू फिजिक्स अबाउट। दिस इज 7th लेक्चर ऑन वर्क, एनर्जी एंड पावर। और इस लेक्चर में भी मेनली डील करेंगे प्रॉब्लम्स को। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई चेन ऑफ लेंथ एल एक हेमी स्फेरिकल सरफेस, स्मूथ हेमी स्फेरिकल सरफेस पे कुछ इस तरह रखा हुआ है कि उसका एक एंड चेन का एट द टॉप ऑफ इट फिक्स है। इज दैट ओके? नाउ इसमें कई सारे पार्ट है। इस हेमी स्फेरिकल शेप का रेडियस r है। इस प्रॉब्लम में कई सारे पार्ट हैं। पहला तो ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कब और कहाँ से? ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है फ्रॉम द बेस ऑफ दिस हेमी स्फेयर। इस बेस को रेफरेंस लेवल मानकर इस चेन की क्या करनी है? आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है कि अगर ये चेन स्लिप करने के लिए छोड़ दिया जाए तो अगर वो थीटा एंगल से स्लिप कर जाता है, मान लीजिए कोई एंगल थीटा, अभी मैं क्लियरली उसको नहीं दिखा रहा हूँ, वो जब सिचुएशन आएगा तो मैं बताऊंगा। अगर वो थीटा एंगल से स्लिप कर जाए तो उस हालत में गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन कितना होगा? और तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस चेन को रिलीज करने के लिए छोड़ दिया जाए, जस्ट रिलीज कर दिया जाए जो इस पॉइंट पर है, यानी ये स्लिप करना शुरू कर दे, तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? आइए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं इस दिए हुए सिचुएशन को समझते हुए। सबसे पहले निकाल लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो चेन का लेंथ L है, ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है इस क्वेश्चन के। ये L जो है ना, उसके लिए कंडीशन अप्लाइड होती है कि L छोटा होना चाहिए किससे? π/2r से। ठीक है, यानी यहाँ से जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है उससे ये जो आर्क लेंथ है वो जितनी होती है उससे ये चेन का लेंथ कम होना चाहिए। क्लियर है? सो अब आइए सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस बेस को रेफरेंस लेवल मानते हुए बनाना है। ठीक है, ये हमारा क्या है? रेफरेंस लेवल है, बेस ऑफ द हेमीस्फेयर। और हेमीस्फेयर का सरफेस कैसा है? स्मूथ है, यानी फ्रिक्शनलेस है। तो यहाँ पर ये टिका हुआ है अभी इस सिचुएशन के हिसाब से, जो फर्स्ट में हमको कंसीडर करना है। एट द टॉप क्या है? एक एंड ऑफ द चेन फिक्स्ड है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एंगल और चेन की जो लेंथ है उन सबको रिलेट करना पड़ेगा। तो इस रिलेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बहुत छोटा सा स्ट्रिप, चूँकि बोर्ड पर अगर छोटा बनाएंगे, डिफरेंशियल एलिमेंट उसको कहते हैं, तो वो क्लियरली विजिबल नहीं पता चलेगा, इसलिए जानबूझकर मैंने थीटा थोड़ा चेन से छोटा लिया था। मैंने पहले ही कहा था कि मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो क्या करेंगे? एक dl लेंथ का इस चेन से डिफरेंशियल एलिमेंट काट लेंगे, जिसका सेंटर पर एंगल कितना बन रहा होगा? d थीटा। कितना हो गया ये? dl। क्या किए हैं? डिफरेंशियल एलिमेंट इस पर कट कर लिए हैं दिए हुए चेन पर, जो कि उस सरफेस पे रखा हुआ है, जिसका सेंटर से एंगल कितना बन रहा है? d थीटा बन रहा है। ठीक है, तो ये स्मॉलर पार्ट, अगर ये इस पूरे चेन का मास m है तो इस स्मॉलर पार्ट का मास, डिफरेंशियल मास dm हो जाएगा। देयरफॉर अगर आप dm निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? टोटल जो मास है वो डिवाइडेड बाय मास ऑफ द चेन,
डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द चेन, और ये है आपका डिफरेंशियल एलिमेंट dl। क्लियर है? तो आपने क्या किया, इस डिफरेंशियल एलिमेंट का मास निकाल लिया। अब डिफरेंशियल एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन डिफरेंशियल एलिमेंट, ठीक है। ये डिफरेंशियल एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, देख लीजिए, यही मास है ना, तो dm mgh होती है, g और h आपने फाइंड किया है, बिल्कुल नहीं किया है। ये है डिफरेंशियल एलिमेंट का h। बहुत छोटा सा कट करते, बहुत छोटा ही कट करना होता है, याद रखिएगा। फिगर पर आपको आसानी से समझाने के लिए इतना ज़्यादा मैंने चौड़ा किया है। देयरफॉर अगर उस हिसाब से देखेंगे तो ये हाइट ना कहीं ऐसी आएगी, ठीक है, एकदम पतली सी, और इस स्ट्रिप और इस स्ट्रिप के बीच में बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और उस हिसाब से ये हाइट कितनी हो जाएगी, r cos थीटा हो जाएगी, ठीक है। सो h कितनी हो गई, h इज इक्वल टू r cos थीटा। देयरफॉर उस हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं dm g, और ये कितनी, r cos थीटा। जहाँ पर dm का वैल्यू पुट कर लीजिए, m/l dl g r cos थीटा। अरेंज कर लीजिए, m/l g r cos थीटा dl। ओके, अब देखिए dl बहुत छोटा सा आर्क लेंथ है। आप जानते हैं कि dl इज इक्वल टू कितना होता है, r d थीटा होता है। क्यों? क्योंकि थीटा किसका रेशियो है, आर्क लेंथ और गिवन रेडियस का होता है। देयरफॉर छोटे एलिमेंट के लिए ये क्या लिखा जाएगा, r d थीटा। देयरफॉर dl इज इक्वल टू r d थीटा आप आसानी से लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ थीटा में है, देयरफॉर आप इसको फिर से लिख लीजिए, m/l g r cos थीटा, और ये dl कितने के बराबर, r d थीटा के बराबर, ठीक है। अब इसे जब और सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये r² हो जाएगा, कितना हो गया, m/l g r² cos थीटा d थीटा। कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट m/l g r² cos थीटा g r² cos थीटा d थीटा। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन, इसके लिए क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, देखिए अगर ये चेन यहाँ पर फिक्स है तो थीटा कितना है, 0 है, ठीक है। और अगर पूरा थीटा यहाँ तक ले लें तो कितनी लेंथ है, l है, और ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, और रेडियस कितनी है, r है। यहाँ तक अगर पूरे थीटा को ले लें इस पोर्शन तक, तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 टू l/r, ठीक है। दैट इज, वो वैल्यू डालिए, m/l g r² cos थीटा d थीटा। ये सारे टर्म जो हैं cos थीटा और d थीटा को छोड़ के, cos थीटा छोड़ के कांस्टेंट हैं। m/l g r², और cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है 0 टू l/r। कितना आ गया, m/l g r², और ये वैल्यू डाल दीजिए sin l/r। इस पोटेंशियल एनर्जी, ये चूंकि इनिशियल स्टेज की है जब एक एंड चेन का फिक्स्ड है, देयरफॉर हम इस पोटेंशियल एनर्जी को u इनिशियल बोल देते हैं। इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी जस्ट जब आप गेन इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। कब निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का गेन, जब ये चेन स्लिप करना शुरू करता है और
थीटा एंगल तक स्लिप कर जाता है, ठीक है, यानी थीटा एंगल से स्लिप कर जाता है, तब उस चेन की काइनेटिक एनर्जी निकालिए। उसके लिए मैं अलग से ही फिगर बनाता हूँ। स्मूथ हेमीस्फेरिकल सरफेस, और क्या है, ये रेडियस है, और चेन स्लिप कर गया है कितने एंगल से, थीटा एंगल से। मतलब अब चेन स्लिप करके कुछ यहाँ तक आ गया है, देख लीजिए, ठीक है। तो थीटा एंगल से जब स्लिप कर गया है तो इनिशियली थीटा ही था, और फिर जब स्लिप किया तो वो थीटा कितने के बराबर, L/R के बराबर। क्यों? क्योंकि इस चेन की लेंथ कितनी है, L है, और रेडियस कितनी दी हुई है, दिए हुए हेमीस्फेयर की, वो R है। तो ये कितना एंगल बना लेगा, दैट आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस। यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, सिर्फ थीटा कहाँ से कहाँ तक चेंज कर गया है। थीटा इस बार एंगल जो चेंज कर गया है, इनिशियल एंगल कितना है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक आ गए तो थीटा एंगल है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो एंगल कितना है, थीटा प्लस L/R हो गया है, ठीक है। बाकी कोई भी जो इससे प्रीवियस वाले सिचुएशन में डील किया हुआ फिगर है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सिर्फ ये एंगल समझाने के लिए मैंने इसको रीड्रॉ किया था। आप फिर से वैसे ही छोटा एलिमेंट ले लेंगे, डिफरेंशियल एलिमेंट, और जब पोटेंशियल एनर्जी उस डिफरेंशियल एलिमेंट की निकालेंगे तो वो इतना ही आएगा। अब क्या है, आपको फिर से इंटीग्रेट करना है, पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ द चेन निकालनी है। कब, जब वो थीटा एंगल से स्लिप कर गया है। तो सब कुछ ऐसे रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन, यानी ये सारा सिचुएशन एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ लिमिट चेंज होने जा रही है। लिमिट कहाँ से, थीटा से, थीटा प्लस L/R हो गया है, वो आप देख रहे हैं वहाँ पर, मैंने समझा दिया है। सो सब कुछ वही हो गया, सिर्फ ये लिमिट आपकी चेंज करने जा रही है। देयरफॉर दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा प्लस L/R। नाउ ये तो इस रिजल्ट को लिख लीजिए क्योंकि ये काम आने वाला है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है ये M/L G/R² sin L/R, ठीक है। अब इसको चेंज कीजिए, यानी इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आया है उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट के हिसाब से पुट करके निकालिए। कितना आ गया ये, M/L G/R², ये साइन थीटा कितना है, थीटा प्लस L/R और माइनस साइन थीटा। ये थीटा एंगल से जब वो स्लिप कर गया है चेन, तब ये रिजल्ट आया है। इसका मतलब ये जो है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है। देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर दिस इज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब बोल रहा है कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब आइए समझते हैं, दो रिजल्ट है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। कोई एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिचुएशन में नहीं लग रहा है। देयरफॉर फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब आप इसको उठाकर इधर ले आए तो यू आई माइनस यू एफ इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, जिसको गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। अगर देखिएगा तो इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल स्टेज में ज़ीरो है, क्योंकि चेन का एक एंड इस पॉइंट पर टॉप सरफेस पे फिक्स कर दिया गया था। देयरफॉर ये ज़ीरो हो जाएगा, तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल ही निकलेगी। लेकिन मैंने इस सिचुएशन में कहा था कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो आप उसको समझ सकते हैं। कहीं भी ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ शुरू में कुछ दिया होगा तो आप उस हिसाब से ये निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी है वो लिख लीजिए। मैं यहाँ से लिखता हूँ, इन सब को हटा रहा हूँ। कितना हो जाएगा ये, M/L G/R² sin L/R
माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस दिस इज m/l g/r स्क्वायर साइन थीटा प्लस l/r माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू दिस इज डेल्टा के। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करके लिख लीजिए, जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए, m/l g/r स्क्वायर सभी में कॉमन है इज इक्वल टू दिस इज साइन l/r, ये माइनस और ये माइनस प्लस साइन थीटा और ये वाला माइनस, कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस l/r। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, यही हो गया गेन इन काइनेटिक एनर्जी, या जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन है। चूँकि इनिशियली मैंने बता दिया है कि कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, फिक्स थी, देयरफॉर आप सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं कि स्लिप किया तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी आ गई, वो भी इस रिजल्ट से आप आसानी से क्लियरली निकाल सकते हैं। अब यहाँ एंगल दिया होगा, रेडियस दिया होगा, लेंथ दी होगी, तो आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। आइए तीसरा ये वाला देखते हैं, एक्सेलरेशन इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। फिर से मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, सिचुएशन तो वही है लेकिन फिगर को मैं बार बार बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। पहले ही वाले क्वेश्चन में मतलब इसके पार्ट में जो डील किया था उसी से बन जाता, बट ये फिर से बताना पड़ रहा है। मान लेते हैं कि डीएल एलिमेंट, छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट डीएल, यहाँ पर आपने कट कर लिया एंगल थीटा पे, ये एंगल कितना बन गया डी थीटा बन गया। सो इसका जो पोर्शन है, अगर ये मास पूरा m है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ, और लेंथ l है, तो ये dl आपने ले लिया, तो इस डिफरेंशियल एलिमेंट का मास dm हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कितना लिखा जाएगा dm इंटू जी। अब देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये जो ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इस ग्रेविटी के कारण लग रहा है फोर्स का, इस छोटे वाले डिफरेंशियल एलिमेंट पे, वो कितना हो जाएगा dmg साइन थीटा। ठीक है, और यही वो फोर्स है। क्लियर है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, यही dmg साइन थीटा लग रहा है। देयरफॉर इस केस में समझिए कि फॉर डिफरेंशियल एलिमेंट dm क्या हो जाएगा, ऑफ मास dm टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू dmg साइन थीटा। और dm निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि dm कैसे निकालते हैं। dm इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द चेन डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ चेन, एंड दिस इज डिफरेंशियल एलिमेंट लेंथ dl। और ये dl कितने के बराबर है, ये dl r d थीटा के बराबर है, ऑलरेडी मैंने ये दिखा दिया है। देयरफॉर दिस इज m/l r d थीटा। देयरफॉर ये कितना हो गया, ये हो गया dm के बदले में वैल्यू डाल दीजिए। देयरफॉर अब dm के बदले में वैल्यू डाल दीजिए m/l r d थीटा और ये g साइन थीटा। देखिए m, l, r, g सब एक तरह से कांस्टेंट है, इसलिए इसको एक साथ लिख लीजिए, साइन थीटा d थीटा एक साथ लिखा गया। तो ये तो डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ मास dm का टेंजेंशियल फोर्स है। ठीक है, ये उसके लिए टेंजेंशियल फोर्स है। देयरफॉर
टेंजेंशियल फोर्स फॉर द टेंजेंशियल फोर्स फॉर द गिवन चैन is equal to ft, that is equal to इंटीग्रल ऑफ dft। देखिए एंगल फिर वैसे ही ज़ीरो से वहाँ चूँकि वहाँ से रिलीज हो रहा है जस्ट, सो ज़ीरो से l अपॉन आर वैल्यू पुट कीजिए, कितना आ जाएगा ये m/l r g साइन थीटा d थीटा 0 to l अपॉन r। ये पूरा कांस्टेंट बाहर निकल गया, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा 0 to l अपॉन r, माइनस पहले बाहर ले लीजिए, ठीक है। माइनस m अपॉन l आर जी कॉस l अपॉन r माइनस 1। अगर इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो दैट एफ टी इज इक्वल टू एम आर जी डिवाइडेड बाई एल 1 माइनस कॉस एल अपॉन आर, ठीक है। चूँकि आपको ये टेंजेंशियल फोर्स का रिजल्ट आया है और निकालना क्या है, एक्सेलरेशन इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। देयरफॉर जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्लियर है कि एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे, ए टी इज इक्वल टू एफ टी डिवाइडेड बाई एम। सो ये पूरा वैल्यू यहाँ न्यूमरेटर में m है, कितने के बराबर हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा वो m और ये डिनोमिनेटर वाला m। दिस इज इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाई l 1 माइनस कॉस थीटा l अपॉन r। ये आपका रिजल्ट आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आपने निकाल लिया। तो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ होगा तो आप जस्ट पुट करेंगे और सारे रिजल्ट्स आपको आते चले जाएंगे। सो प्लीज़ काम कीजिए, कॉन्क्रीट बेसिस पर नॉलेज गेन कीजिए और प्रॉब्लम में कैसे डिमांड है उस हिसाब से आपको क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें लगानी होंगी। ये बिल्कुल वैसा बेसिक वाला नहीं होगा कि एक फार्मूला है और फार्मूले में कोई वैल्यू पुट किए और एक रिज़ल्ट आ गया, नहीं। यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, आपका अलग अलग डायरेक्शन से सोचने का वो नज़रिया यहाँ चेक किया जाता है। अदरवाइज़ ये ऐसे ही वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट नहीं कहलाता। बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि किसी हिल का एक पोर्शन कुछ ऐसा है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रखा गया है जिसका सरफेस से हाइट कितनी है, जिसकी h है, ठीक है। और ये वाला हॉरिजेंटल पोर्शन है और इसकी हाइट h है दिए हुए सरफेस से। तो ये रखा हुआ है, जैसे ही रिलीज़ हुआ तो इस पोर्शन पर आ गया, ठीक है। तो बताइए कि ये जो हाइट है हॉरिजेंटल पोर्शन का क्या है, ये जो हॉरिजेंटल पोर्शन की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए सो दैट के ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ मास m है वो मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर कर ले, ठीक है। हम इसे x डिस्टेंस कहते हैं, ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर ले कब, जब h कितना होना चाहिए हॉरिजेंटल पोर्शन का सो दैट द ऑब्जेक्ट कवर्स हम मैक्सिमम डिस्टेंस इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। इज दैट ओके। सो यहाँ तक ऑब्जेक्ट पहुँच गया। सिंपल सा मामला है, एनर्जी कंजर्वेशन आपको यूज़ करना है और साथ में देख लीजिए डिस्टेंस की बात की गई है। तो डिस्टेंस की बात की गई है तो आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका भी यूज़ करना पड़ जाएगा। आइए देखते हैं पहले एनर्जी कंजर्वेशन से।
टॉप मोस्ट पॉइंट पर रखा गया है, यहाँ अभी ऑब्जेक्ट रिलीज नहीं किया गया था, सो क्या है, इनिशियल स्पीड 0 है। देयरफॉर फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और सबसे बड़ी बात है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब यूज़ करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तब यूज़ करते हैं जब आप देख लेते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो और सरफेस भी बिल्कुल स्मूथ हो। तो यहाँ भी सरफेस क्या है, बिल्कुल स्मूथ है, ये जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ है और कोई फ्रिक्शन वहाँ पर अप्लाइड नहीं है, फ्रिक्शन एब्सेंट होना चाहिए, तभी आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इज दैट ओके? नाउ काइनेटिक एनर्जी तो इस पॉइंट पर 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mg कैपिटल H, दैट इज इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पर पहुँचने पर इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। देयरफॉर दिस इज हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh। m सभी में कॉमन है, अगर आप v के लिए लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू रूट अंडर 2g कैपिटल H माइनस H। सॉल्व करके देख लेंगे, m तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकल गया, पहला पॉइंट हमारा वेलोसिटी का निकल गया। अब आइए इस पॉइंट पर बात कर लेते हैं। जब यहाँ से हॉरिजेंटल पोर्शन से जस्ट रिलीज होता है उस वक्त सिर्फ x डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, ये 0 है। देयरफॉर अगर आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन लिखेंगे या वर्टिकल हाइट के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो h इज इक्वल टू यू टी। ठीक है, तो u कितनी, यू वाई टी, जिसको मैंने वहाँ वी वाई लिखा है। ठीक है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर अभी आप देख लीजिए, अगर यही रेफरेंस लेवल है तो h भी नीचे है और g भी नीचे है। देयरफॉर ये तो 0 हो गया। h इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ ए वाई कितना, g के बराबर जी टी स्क्वायर। देयरफॉर t कितना हो गया, रूट अंडर 2h अपॉन जी। इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने मोशन रेक्टिलिनियर मोशन वाले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मोशन इन 1 डायमेंशन में। देयरफॉर वहाँ पर जाके देख लीजिएगा, या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में भी इसके बारे में बताया हुआ है। तो टाइम निकल गया, तो जितना टाइम ऐसे करके जाने में लगा उतना ही टाइम तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा, चूँकि टाइम कॉमन फ्रेम में बात करते हैं हम। देयरफॉर x कितने के बराबर हो जाएगा, जो डिस्टेंस x इज इक्वल टू वो हो जाएगा v, ये वेलोसिटी आपने निकाल लिया, इंटू t। तो कितना हो जाएगा ये v इंटू टी, वैल्यू पुट कीजिए, रूट अंडर 2g h माइनस h, और टाइम कितना, दिस इज रूट अंडर 2h अपॉन g। ये g जब एक साथ ले लीजिएगा सबको तो 2gh माइनस h इंटू 2h अपॉन g, g से g कैंसिल, कितना हो गया 4, और ये h माइनस h इंटू h। सो ये क्या आ गया, x आपने निकाल लिया है, लेकिन बोल रहा है कि h कितना होना चाहिए सो दैट कि ये मैक्सिमम हो जाए, यानी जो बॉल ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर जाके या वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर जाकर गिरे। देयरफॉर आप देखिए कि x किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये स्मॉल जो हाइट है हॉरिजेंटल पोर्शन की उस पर डिपेंड कर रहा है, यानी स्मॉल h पे। ठीक है, तो अगर हम निकाल लेते हैं dx अपॉन डी और उसको 0 के बराबर कर देते हैं, जैसा कि हम ऑप्टिमम केस में करते हैं, यानी मैक्सिमा मिनिमा इस तरह की चीज़ों को निकालने के लिए, तो dx अपॉन डी को अगर 0 के बराबर कर देते हैं तो ये देख लीजिए d अपॉन डी कितना है, रूट अंडर 4, ये वाला h पहले लिख लीजिए, h माइनस h दैट इज इक्वल टू 0। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, 1 अपॉन 2 रूट अंडर 4 h माइनस h इज इंटू
और ये जब हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 4h माइनस ये 4h और h 4h स्क्वायर हो जाएगा। उसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 8h के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। आप चाहते तो 4 बाहर भी निकाल लेते, √2 के बराबर हो जाता। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ उसको सामने सामने। नाउ ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर चला जाएगा, देयरफॉर 4h माइनस 8h इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 8h इज इक्वल टू 4h, देयरफॉर h इज इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाई 8। कितना आ गया, h/2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये हाइट हॉरिजेंटल पोर्शन की जो ये पीक वाली हाइट है उसकी आधी होगी, तभी वो जो ऑब्जेक्ट है मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजेंटल डिस्टेंस पर जाकर गिरेगा। अब ये देखना है कि क्या ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो x कितने के बराबर आता है, वो भी देख लेना है हम लोगों को। ये वैल्यू x है, उसमें h/2 पुट कीजिए। सो देखना चाहते हैं कि x आखिर कितने के बराबर आता है। देयरफॉर ये कितना हो गया, 4h माइनस h/2 इंटू h/2। ठीक है, ये तो 2 टाइम्स कैंसिल। ठीक है, ये 2h माइनस h कितना हो जाएगा, 2h माइनस h, तो 2 इंटू h/2 इंटू h, फिर से 2 से 2 कैंसिल, ये कितना h स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू h। सो x कितने के बराबर हो गया, x जो है वो जितनी मैक्सिमम हाइट होती है इस पीक की उतनी ही दूरी पर वो जाके गिरेगा। ये सेकेंड पोर्शन में यही बोलना चाह रहा था कि वो x निकालिए कितना होता है, वो मैं भूल गया था, यहाँ पर मैंने निकाल के दिखा दिया। सो पीक की जितनी हाइट होगी उतनी ही दूरी पर हॉरिजेंटल पोर्शन से ऑब्जेक्ट जाके फॉल करेगा। इज दैट ओके? बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक वैली पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो वैली जहाँ एंड कर रही है वहाँ पर एक कार्ट अटैच्ड है उस वैली से। इस कार्ट का मास कैपिटल M है और जो ऑब्जेक्ट यहाँ पुट किया हुआ है उसका स्मॉल m है, और ये हाइट जो है इस दिए हुए लेवल से इसकी h है। ये ऑब्जेक्ट जब रिलीज़ हो जाता है वहाँ से, अभी रेस्ट में है, यहाँ पर जब आ गया तो ये सरफेस तो इस पूरे वैली का स्मूथ है, बट इस कार्ट का फ्रिक्शन वाला सरफेस है। जब ये स्लाइड करके इस पे आता है तो इस फ्रिक्शन के कारण ये ऑब्जेक्ट इस पर रुक जाता है, लेकिन दोनों एक साथ मूव करने लग जाते हैं। क्लियर है? इस सरफेस के फ्रिक्शन के कारण ये ऑब्जेक्ट रुक जाता है, लेकिन कार्ट और ये जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों एक ऑब्जेक्ट की तरह मूव करने लग जाते हैं। तो बताना ये है कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना हुआ इस एंटायर प्रोसेस में, यानी ये जो प्रोसेस हुआ जहाँ जाके ये रुक गया तो आखिर कोई ना कोई वर्क डन हुआ होगा ना। तो ये रुक गया और पूरा सिस्टम मूव करने लग गया, तो फ्रिक्शन ने जो उसको रोकने के लिए वर्क किया वो कितना होगा। आइए देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन एब्सेंट है यहाँ तक, इस पोर्शन तक। ठीक है, यहाँ पर आके ये वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की v हो गई। अगर एनर्जी कंजर्वेशन लिखते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है, और फ्रिक्शन भी एब्सेंट है। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप देखिए कितना है ये mgh पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियली, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर फाइनली हाफ mv²। उसके बाद आप नहीं लिख सकते हैं वहाँ आगे के लिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, v² कितने के बराबर हो गया, दिस इज कैंसिल आउट,
2gh, therefore v is equal to how much, रूट अंडर 2gh। अब चूंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ भी नहीं लग रही है, जब दोनों एक साथ मूव करने लग रहा है तो क्या होता है, मोमेंटम भी कंजर्व्ड है, क्योंकि किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, देयरफॉर क्या है, मोमेंटम भी कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, तो मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। देखिए कितना है इसका मोमेंटम इनिशियली, दैट इज इक्वल टू mv। ओके, एंड फाइनल मोमेंटम जब दोनों एक साथ अटैच हो गया तो अलग वेलोसिटी से चलने लगेगा। हम मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी v डैश है। ओके, देयरफॉर वहाँ पर कितना हो गया, m प्लस कैपिटल M इंटू वी डैश। देयरफॉर वी डैश कितना आ जाएगा, वी डैश इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई m प्लस m। ओके, यहाँ तक क्या हो गया, एक ये आपने निकाल लिया और दूसरा जब दोनों एक साथ मूव कर गया वो आपने निकाल लिया। इज दैट ओके? अब चूंकि वर्क डन आपको निकालना है तो अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दें तो वर्क डन निकल जाएगा, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के केस में वर्क डन नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के केस में चाहे वो वर्क डन किसी भी कारण से हो रहा हो, फ्रिक्शन के कारण से हो रहा हो, तो भी ये क्या होगा, डेल्टा के ही कहलाएगा, दैट इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इज दैट ओके? सो अगर ये हम निकाल लेते हैं तो वर्क डन फ्रिक्शन के कारण जो हो रहा है वो हमारा पता चल जाएगा। इसको यहाँ साइड में लिख लेते हैं, वी डैश इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई एम प्लस कैपिटल एम। अब वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, आप देखिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाफ m कितना, जब दोनों अटैच हो गया है तो m प्लस कैपिटल M, और v कितना, v डैश का स्क्वायर। ठीक है, मैं ऊपर में लिख रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, माइनस इनिशियल पोटेंशियल, सॉरी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब डील करिए, ओपन कीजिए, वैल्यू डालिए पहले, m प्लस एम, ये v डैश स्क्वायर का मतलब हो गया एम वी डिवाइडेड बाई m प्लस एम का होल स्क्वायर। ओके, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए यहाँ एम वी स्क्वायर, अगर सिर्फ एक m निकालें तो वी स्क्वायर इस स्क्वायर की वजह से पूरा निकल जाएगा। सो ये भी कॉमन, कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ कितना बच गया, ये m प्लस एम। ठीक है, और एक इसका m डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल M। ठीक है, वो किसके साथ, स्क्वायर के साथ। मैंने स्क्वायर को अब ओपन कर लिया है, माइनस कितना, ये माइनस 1, चूँकि ये पूरा टर्म आपने यहाँ कॉमन ले लिया है। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, इसको डील कर लीजिए, m डिवाइडेड बाई m प्लस m माइनस m माइनस m, ये कैंसिल आउट। ठीक है, मैं एक ही साथ लिख दे रहा हूँ, कितना हो गया ये, माइनस m डिवाइडेड बाई m प्लस m। इज दैट ओके? सो ये कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू माइनस m डिवाइडेड बाई m प्लस m। ठीक है, ये देखिए माइनस बाहर निकाल सकते हैं आप। हाफ एम वी स्क्वायर देखिए तो एम जी एच के बराबर है, चाहे तो आप उसके थ्रू भी ये रिज़ल्ट लिख सकते हैं, सो दैट थोड़ा सा ये स्मार्टर देखने में लगने लगे। सो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना हो गया, दैट इज माइनस एम जी एच कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ठीक है, यही वर्क डन बाई फ्रिक्शन आपका आ गया। ठीक है, जो रिज़ल्ट यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट ऑफ मास m स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है जिसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट x इज इक्वल टू 0 से पॉइंट x इज इक्वल टू d तक ट्रेवल कर जाता है। तो बताना है कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस दैट एक्ट्स अपॉन दिस ऑब्जेक्ट इज हाउ मच। देयरफॉर सबसे पहले क्या वर्क डन के लिए x के डायरेक्शन में आप लिख सकते थे fs cos थीटा, ठीक है। तो x के डायरेक्शन में है, मान लेते हैं कि ये नेट फोर्स है जो उस पर एक्ट कर रही है और उसका डायरेक्शन भी सेम है। तो कितना हो जाएगा ये, चूँकि x के डायरेक्शन में ही ये वेरिएबल भी लिखा हुआ है, देयरफॉर ये कितना हो जाएगा f इंटू एस, चूँकि थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर फोर्स भी हम नेट फोर्स इधर ही मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया ये m इंटू ए इंटू एस, ओके। एक चीज़ तो आपको समझ लेनी होगी कि एक्सेलरेशन आपको निकालना होगा। गिवन ये भी है कि इस वेलोसिटी जो इस ऑब्जेक्ट की वेरी कर रही है उसमें ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये नहीं वेरी कर रहा है। तो आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन के लिए आप जानते हैं dv अपॉन dt होता है, v का वैल्यू d अपॉन dt a रूट x, क्लियर है। चूँकि ये कांस्टेंट है पहले ही बाहर आ गया, ये रूट है तो 1 अपॉन 2 रूट x और ये कितना हो जाएगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt फिर से v के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर ये कितना हो गया 1 अपॉन 2 रूट x इंटू a रूट x, x कैंसिल, कितना हो गया ये a स्क्वायर अपॉन 2। एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका a स्क्वायर अपॉन 2 आ गया है। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगर ये डेल्टा एस के फॉर्मेट में अगर आप लिखते तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती d हो जाती, ठीक है। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू हाउ मच m इंटू a का वैल्यू कितना a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी, सो m a स्क्वायर d डिवाइडेड बाई 2, यही वर्क डन है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको कहीं पर सोचने के लिए मजबूर करेगा तो वो यही है कि वेलोसिटी वेरी कर रही है और आपको उससे एक्सेलरेशन निकालना है सो दैट रिजल्ट तक आप पहुंच जाए। आप चाहते तो इंटीग्रेशन का साइन ले लेते, ठीक है, इसको कर लेते 0 टू d और इसको कर लेते एफ डी एस कॉस थीटा और फिर पूरे प्रोसेस को आप फॉलो करते हुए चले जाते। मैंने क्या किया, सिंपलर फॉर्म में देखा कि x के डायरेक्शन में जा रहा है और नेट फोर्स उधर ही लग रहा होगा, देयरफॉर मैंने उसको मान लिया कि वैसे ही वो भी हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि सिंपल तरीके से भी इसको हम निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इस पूरे डिटेल में जाके 0 से d और फोर्स का वैल्यू ds और कॉस थीटा आप समझ के वैल्यू पुट कीजिए और इंटीग्रेट कीजिए, रिजल्ट आपको यही आएगा, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन इसी तरीके से आपको निकालना होगा। बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि एक ब्लॉक ऑफ मास m दो अलग अलग स्प्रिंग से कुछ इस तरह से अटैच्ड है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट K2, ये K1 और ये रिलैक्स पोजीशन पे है अभी, ठीक है। मान लेते हैं ये x का डायरेक्शन है। कह रहा है कि ब्लॉक को अगर राइट वर्ड कुछ इस तरह से डिस्प्लेस कर दिया जाए x डिस्टेंस से फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, कितना x डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये स्प्रिंग थोड़ा खींचेगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि राइट वर्ड डिस्प्लेस कर दिया गया है और डिस्प्लेस करने के बाद रिलीज कर दिया गया। रिलीज जब कर दिया गया तो इस मेन पोजीशन पर ये ऑब्जेक्ट आएगा, उस वक्त उसकी वेलोसिटी
जब वो मीन पोजीशन पर होगा तो कितनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं लेट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक at mean position is v। ठीक है, ले जाने के बाद छोड़ा गया है, अब कोई फोर्स अप्लाइड नहीं दिख रहा है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए जब कंप्रेस किया गया तो वो इनिशियल स्टेज है हाफ के, अगर ये x से इधर कंप्रेस हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है। तो K2 अगर ये x से इधर जा रहा है तो इसमें स्प्रिंग के कारण एनर्जी कितनी आ गई, हाफ K2 x स्क्वायर। और ये अगर इधर जा रहा है तो वो भी इलोंगेट हुई और दोनों में एनर्जी सेम डायरेक्शन में K1 x स्क्वायर। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों की अलग अलग है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशन हो या इलोंगेशन, ये इलोंगेशन है और ये कंप्रेशन है, दोनों सेम है। और वो कितने के बराबर हो गई, वही काइनेटिक एनर्जी हो गई इस ब्लॉक के लिए। देयरफॉर हाफ तो पूरा कैंसिल, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, K1 प्लस K2 दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर। ठीक है, चूँकि हमें v निकालना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई m और x स्क्वायर। देयरफॉर v इज इक्वल टू रूट ओवर K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई m इंटू x। यही वेलोसिटी है, जब ब्लॉक मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा तो ये वेलोसिटी होगी। सो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस एनर्जी कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए पहले क्या हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी गई, वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक में कन्वर्ट हो रही है। बस उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इस क्वेश्चन का सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि एक स्मूथ सरफेस पे दूसरे एंड पे एक स्प्रिंग कांस्टेंट K लगा हुआ है और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को जिसकी मास m है वेलोसिटी v दे के छोड़ा गया है। तो बताइए कि कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। मान लेते हैं कि जब स्प्रिंग इससे जाके टकराता है तो ये कंप्रेस होके अंदर की तरफ चला जाता है और ये कंप्रेशन हम मान लेते हैं कि वो x है। ठीक है, ये कंप्रेशन कितना है, x है। ओके, तो अब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल एनर्जी। तो अब क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं की जा रही है, तो एनर्जी कंजर्व है। देयरफॉर इनिशियल कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ हाफ mv स्क्वायर, और वो कितने के बराबर हो जा रही है, वो हो जा रही है हाफ kx स्क्वायर के। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई k। देयरफॉर x इज इक्वल टू m बाई k रूट ओवर इंटू v। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन यही आएगा। अब एक क्वेश्चन कभी कभी ये होता है कि ये फिर से रिलैक्स पोजीशन में आएगा, तो क्या उसी वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से ये इधर भेजी गई थी उसी वेलोसिटी से ये रिटर्न आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि कंप्रेशन के बाद जब ये इलोंगेट होगा, स्प्रिंग रिलैक्स्ड होगा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लूज हो जाएगी, लॉस कर जाएगी, और जिसके वजह से सेम वेलोसिटी से वापस नहीं आ सकता है। तो आपने देखा एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन से फ़ायदा क्या है कि आपको न्यूटन्स लॉज या उस तरह की बहुत सारी इक्वेशन की कॉम्प्लेक्सिटी आपको नहीं मिलती है। सीधे सीधे एनर्जी कंजर्वेशन लिखा और क्वेश्चन को बहुत इजीली, उसके मोशन को और उसके अंडरलाइंग बहुत सारे सिचुएशन को आसानी से समझा जा सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाती है। इट्स ओके। हमेशा मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन का कोई और अंत नहीं है, लिमिटलेस है, अनकाउंटेबल है, और डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस के लिए भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स होते हैं।
एक लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन को डील कर पाना एक डिफ़िकल्ट काम होता है। देयरफॉर इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।